हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अर्जुन सिंह चौहान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। सो एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर भी एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड्स और बेस क्या होते हैं। आई होप आप सबको ये पता ही होगा कि एसिड्स और बेस क्या होते हैं। तो एसिड्स और बेस जब रिएक्ट करेंगे किसी के साथ और केमिकली बॉन्ड जब बनाएंगे तो उसमें हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें वो पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नॉर्मली एक रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन के अंदर जब कोई एसिड या फिर बेस जब रिएक्ट करेगा तो वो हमें बाई प्रोडक्ट क्या देगा, हमें वो पढ़ना है। तो इसके अंदर हम एसिड्स की रिएक्शंस अलग पढ़ेंगे और बेस की रिएक्शंस अलग पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एसिड की रिएक्शन और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो एसिड्स होते हैं वो चार अलग अलग रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम चार टॉपिक पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला होता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। दूसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। एंड जो लास्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो होती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इसके बाद कवर करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेस। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एसिड्स की रिएक्शन। हर बार यहाँ पर आपके पास एक ही चीज़ होगी जो सिमिलर है, एसिड। एक बार एसिड की रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएंगे, एक बार मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ और लास्ट में बेस के साथ। तो इसमें जो रिएक्शंस होंगी उसके अंदर पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स होते क्या हैं। अगर हमें मेटल्स पता है तो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। उसी के बाद हम सेकंड पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स। ये मेटल ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर आपको बनाने हैं तो वो बनाने का जो तरीका है वो भी मैं इसके अंदर आपको क्लियरली बताऊंगा। और बेस आपको तो वैसे भी याद होंगे ही, है ना। तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस के अंदर मेटल्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं या बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, उसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम पहली रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। पहले हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट। जब भी कभी एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो हमें हमेशा बाई प्रोडक्ट जो होता है वो मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और साथ में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। आप किसी भी एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ कराओगे तो हमेशा हमें एक सॉल्ट मिलेगा, वो सॉल्ट उस मेटल का ही होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर हम देखते हैं होगा क्या। सबसे पहले कुछ एसिड्स होते हैं, इन एसिड्स के नाम आप याद रख लो, 3 से 4 एसिड्स, वो आपके लिए काफ़ी हैं। उसके एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हो। मेन दिक्कत है कि आपको मेटल्स कहाँ से समझ में आएंगे कि मेटल्स होते क्या हैं। तो उसको याद रखने का एक नॉर्मल तरीका है। वैसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, बट हमें जो याद रखने हैं वो आप याद रख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज से। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने एक सीरीज पढ़ी थी, उसके अंदर जितने भी लिखे हुए थे जितने भी एलिमेंट्स वो सारे मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज होती है
लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको साइड में काम करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में या साइड में लिख देता हूँ एक बार इसको रब करके। रिएक्टिविटी सीरीज में साइड में लिख रहा हूँ मेटल्स की। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये याद होनी चाहिए। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे मेटल्स हैं। तो इनकी ही रिएक्शंस हमें करवानी होगी। जब भी कभी बोला जाए किसी मेटल के साथ रिएक्शन करानी है तो वो मेटल यहाँ से आप यहाँ से कोई सा भी एक मेटल आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आपको हमेशा क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। सबसे पहली रिएक्शन मैंने आपको बोला 3 से 4 एसिड्स हम हमेशा याद रख लो। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, एक एसिड होता है HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जब आप रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराओगे तो याद रखना बेटा आप लोग, यहाँ पे मेटल्स जो होंगे ये सारे मेटल्स हैं। इसके अंदर भी जो मेटल्स हैं कहाँ पर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर लिखे हुए हैं। ये रिएक्शंस में ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स लिखे हुए हैं प्रीफर यही करना कि आप इन मेटल्स को यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर ये HCl है, जब ये रिएक्ट करेगा, मान लो हमने वहाँ से एक मेटल ले लिया सोडियम, तब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें सॉल्ट क्या मिलेगा, वो सॉल्ट हमें पता नहीं है और साथ में हमेशा हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी। अब इस सॉल्ट को पता करने का एक तरीका होता है कि सॉल्ट क्या निकलेगा। उसके लिए आपको एक टेबल होती है जो आपको 8th क्लास में मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल की टेबल, है ना। रेडिकल्स जो टेबल है उस टेबल के अंदर आपको कुछ कैटायन और एनायन मिलते हैं। अगर वो कैटायन और एनायन आप लोग याद कर लोगे तो आप इसको ब्रेक करना सीख जाओगे। क्योंकि जब भी किसी एसिड को आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूटता है, और जब वो आयंस में टूटेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, वो चार्ज आपको याद करने के लिए वो रेडिकल की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हम HCl को ब्रेक करेंगे तो HCl को ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम इस HCl को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा H+ और Cl-। उसी तरीके से जो रेडिकल की टेबल है उसके अंदर यहाँ पे सोडियम का चार्ज भी लिखा होता है। सोडियम पे जो चार्ज आता है वो आता है Na+। अब यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी कभी कोई कंपाउंड बनेगा या तो वो 2 नेगेटिव के मिलने से बनता है, यानी कि नॉन मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल के। तो ये चीज़ें भी बहुत बेसिक सी हैं। जब भी कभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो वो हमेशा जो बॉन्ड बनाता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। जब भी 2 नॉन मेटल जो 2 नेगेटिव चार्ज वाले मिलते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन बॉन्डिंग के बारे में हम तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ये थोड़ा ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो आप बेटर है इसको यहाँ तक याद रखो कि जो Na पे प्लस का चार्ज है या सोडियम जो है, रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो, जो सोडियम है यहाँ पर इस पॉजिटिव वाले से ऊपर है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद क्या मिलेगा, NaCl। तो जो सॉल्ट हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, NaCl, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसी तरीके से इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ एसिड्स के नाम याद रखने हैं। आप एसिड्स के नाम याद रख सकते हो, जैसे कि HCl हो गया, साथ में होता है H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 की रिएक्शन आप किसी भी एक मेटल के साथ करवा देना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। जब HNO3 की आप रिएक्शन कराओगे किसी भी मेटल के साथ, हम यहाँ से कोई सा भी एक मेटल ले लेते, मान लेते हैं हम ले लिया एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम यहाँ पर मेटल ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर सॉल्ट क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता, अभी बताएंगे कैसे बनता है वो। यहाँ साथ में हमेशा हर बार हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद HNO3 की रिएक्शन अगर हम मान लो किसके साथ करा रहे हैं, Zn के साथ, जिंक के साथ, तो जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एक सॉल्ट हमें मिलेगा, पता नहीं कौन सा सॉल्ट है, और साथ में हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब इस सॉल्ट के बारे में अगर आपको पता करना है तो मैंने आपको जैसे बताया कि रेडिकल्स की जो टेबल है हमें वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाना आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर H2SO4 को जब भी आप कभी पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, और आयंस में जब ब्रेक होगा तो उस पर चार्ज क्या आना चाहिए, ये चार्ज आएगा यहाँ पर, एक तो आएगा H पे प्लस का चार्ज और SO4 पर 2 नेगेटिव का चार्ज आता है। ये चार्ज आपको हमेशा याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम जब भी इस पे चार्ज होता है Al3+ का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, तो यहाँ पर भी H पे प्लस का चार्ज आता है और NO पर नेगेटिव का NO3- का चार्ज आता है। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, और यहाँ पर Zn जो जिंक है इस पे चार्ज आता है Zn2+ का। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन देखना और बॉन्ड कैसे बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखना। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज देखो कितना है 3+, और सल्फेट पे चार्ज कितना आ गया यहाँ पर 4, 2-। ये क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, और आयंस को एक्सचेंज करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा एक्चुअल में, ये जो 3+ का चार्ज है कहाँ चल जाएगा, सल्फेट के बेस में, और सल्फेट का जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, एल्यूमिनियम के बेस में। तो दोनों ने अपने आयंस को जब एक्सचेंज करा तो क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम पे जो चार्ज था 3+ का वो तो चला गया SO4 के नीचे बेस में, और यहाँ पे इसके SO4 पे जो चार्ज था 2 नेगेटिव का वो कहाँ आ गया, यहाँ पर Al2 एल्यूमिनियम के बेस में, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फेट पे जो चार्ज आया था एल्यूमिनियम का वो कितना था 3+, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्चुअल में जो सॉल्ट बनता है वो इस तरीके से बनेगा, और क्या बनेगा, Al2 SO4 होल थ्राइस। इसी तरीके से अगर आप इसका भी बॉन्ड बनाना चाहो तो देखो यहाँ पे Zn पे 2+ का चार्ज है और नाइट्रेट पे नेगेटिव का चार्ज है, तो बॉन्ड क्या बनना चाहिए, ZnNO3 होल ट्वाइस। अगर आप चाहो तो इसको मैं बना करके बता देता हूँ यहाँ पर कैसे बॉन्ड बनेगा। जिस तरीके से मैंने एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनाया उसी तरीके से जिंक का भी बॉन्ड बनेगा। Zn पे मैंने चार्ज कितना बताया आपको 2+, और नाइट्रेट पे चार्ज है NO3 नेगेटिव। जब यहाँ पर ये दोनों अपने चार्ज को शेयर करेंगे तो ये 2 पॉजिटिव जो है वो नाइट्रेट पे चल जाएगा और इसका नेगेटिव जिंक पर। क्योंकि यहाँ पे सिंगल चार्ज है तो इसको हम लिखते नहीं है, डिनोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज हो गया Zn पे 1 आना था तो इस 1 को हम लिखेंगे ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रेट लिखा हुआ है NO3, ये पूरा कंबाइंड है, एक साथ है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया। और इस पे जो चार्ज आएगा Zn का उसको हम इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये इन दोनों के ऊपर लग रहा है, नाइट्रोजन पर भी और ऑक्सीजन पर भी। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल गया। और आपको याद रखना है हमेशा जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो एक तो आपको सॉल्ट मिल रहा है और उसके साथ में हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो हर बार हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट होते हुए यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसी तरीके से जो सेकंड प्रॉपर्टी है हम उसको भी पढ़ते हैं।